हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ KVS का चैप्टर है काव्य रूप, जिसमें काव्य की परिभाषा और उसके भेदों के बारे में वर्णन किया है। तो चलिए इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। काव्य किसे कहा जाता है? काव्य वह वाक्य रचना है जिससे चित्त किसी रस या मनोवेग से पूर्ण हो जाता है अर्थात वह जिसमें चुने हुए शब्दों के द्वारा कल्पना और मनोवेगों का प्रभाव डाला जाता है। रस गंगाधर ने रमणीय अर्थ के प्रतिपादन शब्द को काव्य कहा है। ये काव्य शास्त्र के अनुसार कहा है कि रमणीय अर्थ का प्रतिपादन, जिस वाक्य का रमणीय अर्थ प्रतिपादित होता है वह काव्य कहलाता है। अर्थ की रमणीयता के अंतर्गत शब्द की रमणीयता यानी शब्द अलंकार भी समझकर लोग इस लक्षण को स्वीकार कर लेते हैं। काव्य का अर्थ होता है कविता से संबंधित। कविता काव्य कहलाती है और पहले लोग गद्य और पद्य दोनों को ही प्राचीन काल में काव्य में काउंटिंग करते थे, लेकिन जैसे जैसे विद्वान उसमें संशोधन करते गए तो अब सिर्फ कविता पद भाग को ही काव्य कहा जाता है। तो चलिए काव्य दो प्रकार का माना जाता है, श्रव्य और दृश्य काव्य। दृश्य काव्य किसे कहा जाता है? तो काव्य को दो भेद बताए हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। दृश्य काव्य वह होता है जिसे देखा जा सकता है और श्रव्य काव्य सिर्फ सुनकर हमें उसे पढ़कर और सुनकर उसको समझ सकते हैं। तो चलिए, दृश्य काव्य वह है जो अभिनय के द्वारा दिखलाया जाए, जैसे नाटक, प्रहसन आदि। जो पढ़ने और सुनने योग्य होता है वह श्रव्य कहलाता है। दृश्य काव्य को देख सकते हैं, जैसे नाटक को देखना, प्रहसन नाटक, तो ये होता है दृश्य काव्य। और जिसके पढ़कर या सुनकर जिस काव्य का आनंद लिया जाता है वह श्रव्य काव्य होता है। श्रव्य काव्य दो प्रकार का होता है, गद्य और पद काव्य। तो श्रव्य काव्य को दो भागों में बांटा है, गद्य और पद। गद्यांश यानी निबंध, संस्मरण, रिपोर्टाज जो भी चैप्टर होते हैं, और पद होता है कविता काव्य। इस पद काव्य में महाकाव्य और खंड काव्य दो भेद कर बताए जा चुके हैं कि पद काव्य के दो भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। नेक्स्ट है शैली के आधार पर वाक्य के कितने भेद बताए गए हैं। शैली या रचना के आधार पर विद्वानों ने काव्य के तीन भागों में अध्ययन की सुविधा के लिए वर्गीकृत किया गया है, जैसे पद, गद्य और चंपू काव्य। पद काव्य कौन सा होता है? चलिए देखते हैं। गद्य, पद और याद रखिएगा, रचना के आधार पर या शैली के आधार पर विद्वानों ने काव्य के तीन भेद बताए हैं, गद्य काव्य, पद काव्य और चंपू काव्य। और पद काव्य में कौन कौन से दो भेद बताए हैं? श्रव्य काव्य में गद्य और पद बताए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। पद काव्य किसे कहा जाता है? पद काव्य जिसमें किसी कथा का वर्णन काव्य में किया जाता है। किसी भी कथा का वर्णन एक कविता के रूप में कर दिया जाता है, जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा रचित है गीतांजलि। नेक्स्ट है पद काव्य क्या होता है? जिसमें किसी कथा का वर्णन किया जाता है लेकिन काव्य के रूप में किया जाए, वह पद काव्य कहलाता है। जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर की रचना है गीतांजलि, एक पद काव्य है। सेकंड है गद्य काव्य किसे कहा जाता है? जिसमें किसी कथा का वर्णन गद्य में किया जाता है, निबंध, रिपोर्टाज, कहानी, संस्मरण के रूप में किया जाता है, वह गद्य काव्य कहलाता है। जैसे जयशंकर प्रसाद की कामायनी एक गद्य काव्य है। नेक्स्ट है चंपू काव्य किसे कहा जाता है? तो गद्य और पद तो समझ में आता है आपको। जैसे गद्य हो गया कोई भी चैप्टर, कहानी, रिपोर्टाज, संस्मरण, निबंध, और काव्य हो गया, पद कवि में हो गया कविता। नेक्स्ट है चंपू काव्य। चंपू काव्य को मिश्र काव्य के नाम से भी जाना जाता है। इसमें गद्य और पद दोनों का समावेश होता है।
दोनों प्रकार की रचना होती हैं, जिसमें कुछ गद्य भी लिखा जाता है और कुछ उसमें कविता की पंक्तियाँ बना करके भी उसमें ऐड कर दी जाती हैं। वो चंपू काव्य कहलाता है। चंपू काव्य में गद्य और पद्य दोनों का समावेश किया जाता है। जैसे मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा एक चंपू काव्य है। तो यशोधरा क्या है? एक चंपू काव्य है, याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है पद काव्य। पद काव्य साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी कहानी या मनोभाव को कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। इसमें किसी कथा का वर्णन काव्य के रूप में रस, छंद और अलंकार के अलावा गति, लय आदि के साथ होता है, यानी उसको गाया जा सकता है। जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा रचित गीतांजलि, जो अभी एग्जाम्पल में मैंने बताया था। ये काव्य के रूप में लिखा जाता है उसका। पद काव्य के भेद कितने बताए हैं? पद काव्य के 2 प्रकार बताए जाते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। पद के कितने भेद हैं? प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य 2 भेद बताए हैं। अब देखेंगे प्रबंध काव्य किसे कहा जाता है। प्रबंध काव्य को पुनः 3 भागों में फिर विभाजित कर दिया इन्होंने, महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यान गीतिका। नेक्स्ट है मुक्तक काव्य के 2 प्रकार बताए हैं, गीति काव्य और पाठ्य काव्य। गद्य काव्य मनुष्य की बोलने या लिखने और पढ़ने की छंद रहित साधारण व्यवहार की भाषा को गद्य काव्य कहा जाता है। मनुष्य जो बोलना, लिखने और पढ़ने की, जिसमें छंद रहित होते हैं, जिसमें छंद का काव्य में, पद काव्य में छंदों का प्रयोग किया जाता है और गद्य काव्य छंद के रहित होते हैं। साधारण व्यवहार की भाषा को गद्य काव्य कहा जाता है, अर्थात इसमें किसी कथा का वर्णन रस, छंद, अलंकार के अलावा गति, लय, ताल आदि के साथ नहीं होता। ये कविता से बिल्कुल विपरीत होता है। उसमें क्या होता है? रस, छंद, अलंकार पद काव्य में, और गति और लय होती है, ये इनके रहित होता है। जैसे जयशंकर प्रसाद की कामायनी हो गया। नेक्स्ट है चंपू मिश्रित काव्य। जिस काव्य में गद्य पद दोनों होते हैं उसे चंपू काव्य कहते हैं, अर्थात इनमें से गद्य काव्य और पद काव्य दोनों का समावेश होता है। और मैथिली शरण गुप्त के द्वारा यशोधरा एक चंपू काव्य है। नेक्स्ट है महाकाव्य किसे कहा जाता है। महाकाव्य में किसी ऐतिहासिक और पौराणिक महापुरुष की संपूर्ण जीवन कथा का वर्णन किया जाता है, आद्योपांत किया जाता है। महाकाव्य क्या होता है? जिसमें संपूर्ण पूरे जीवन की कहानी उसमें समाई हुई होती है। जैसे चंद बरदाई कृत पृथ्वीराज रासो एक महाकाव्य है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है पृथ्वीराज रासो को। प्राचीन आचार्यों के अनुसार महाकाव्य के लक्षण इस प्रकार है। तो महाकाव्य के कौन कौन से लक्षण बताई हैं, उनकी विशेषता क्या होती है जो महाकाव्य कहलाते हैं। महाकाव्य में जीवन का चरित्र व्यापक रूप में होता है। जिस भी व्यक्ति का, महापुरुष का वर्णन किया जाता है उसका जीवन व्यापक रूप में होता है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक का पूरा वर्णन महाकाव्य में दिया होता है। इसकी कथा इतिहास प्रसिद्ध होती है। इसका नायक उदात्त और महान चरित्र वाला होता है। ये महाकाव्य की विशेषताएं बता रही हूँ मैं। महाकाव्य का नायक उदात्त और महान चरित्र वाला होता है। इसमें वीर, श्रृंगार तथा शांत रस में से कोई एक रस प्रधान होता है और शेष रस गौण होते हैं। नेक्स्ट, महाकाव्य सर्गबद्ध होता है। महाकाव्य अनेक सर्गों में बटा हुआ होता है, अनेक भागों में विभाजित किया हुआ होता है। इसमें कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए। कितने सर्ग होने चाहिए? 8 सर्ग होने चाहिए, तभी वो महाकाव्य कहलाएगा। महाकाव्य की कथा में धारावाहिकता तथा हृदय को भाव विभोर करने वाले मार्मिक प्रसंगों का समावेश भी होना चाहिए। तो ये थे महाकाव्य की विशेषताएं। महाकाव्य में जीवन किसी भी महापुरुष का जब वर्णन करते हैं, किसी देवी देवता या महान पुरुष का जो भी वर्णन करते हैं, उसका जन्म से लेकर के मृत्यु तक का पूरी कहानी का वर्णन किया जाता है। वह कम से कम 8 सर्गों में विभाजित होता है। उसका नायक होता है वो उदात्त विचारों का होना चाहिए। और इसका जो काव्य धारावाहिक कथा होती है वह भाव विभोर करने वाली और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने वाली होती है। और इसमें एक रस प्रधान होता है, वीर, श्रृंगार या फिर शांत रस। अन्य गुण होते हैं। यह इतिहास प्रसिद्ध कथा होती है।
तो ये महाकाव्य की विशेषताएं थी। अब देखते हैं खंड काव्य। खंड का मतलब हो गया टुकड़ा, तो खंड महाकाव्य होता है जिसमें पूरा वर्णन किया जाता है। और खंड काव्य में किसी भी महापुरुष का कुछ हिस्सा या कुछ जीवन का कुछ ही हिस्सा उसमें वर्णन किया जाता है, वो खंड काव्य कहलाता है। जैसे खंड काव्य में नायक के जीवन के व्यापक चरित्र के स्थान पर उसके किसी एक पक्ष, अंश अथवा रूप का वर्णन होता है। उसमें संपूर्ण जीवन नहीं होता, उसमें कुछ हिस्सा, उसका एक पक्ष उसमें वर्णन किया जाता है। कुछ अंश या एक पक्ष का वर्णन खंड काव्य में देखने को मिलता है। लेकिन महाकाव्य का संक्षिप्त रूप अथवा एक सर्ग खंड काव्य नहीं होता। खंड काव्य में भी अपनी पूर्णता होती है। पूरे खंड काव्य में एक ही छंद का प्रयोग होता है। खंड काव्य में एक ही छंद का वर्ण प्रयोग किया जाता है। महाकाव्य में अनेक छंदों का प्रयोग किया जाता है, जैसे पंचवटी, जयद्रथवध, नहुस, सुदामा चरित्र, पथिक, गंगावतरण, हल्दी घाटी, जय हनुमान आदि हिंदी के कुछ प्रसिद्ध खंड काव्य हैं। और महाकाव्य हो गए जैसे जयशंकर प्रसाद का कामायनी हो गया, और जयसी का पद्मावत हो गया, चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज हो गया, ये सब महाकाव्य कहलाते हैं। तो नेक्स्ट देखिए अब मुक्तक काव्य के भेद। मुक्तक काव्य के भी दो भेद बताए गए, पाठ्य मुक्तक और गद्य गे मुक्तक। गे मुक्तक यानी गाया जाने वाला। पाठ्य मुक्तक किसे कहा जाता है? इसमें विषय की पाठ्य मुक्तक में विषय की प्रधानता होती है और काव्य में भाव की प्रधानता होती है। किसी मुक्तक में किसी प्रसंग को लेकर भाव अनुभव का चित्रण होता है और किसी मुक्तक में किसी विचार रीति का वर्णन किया जाता है। कबीर, तुलसी, रहीम के भक्ति तथा नीति के दोहे, बिहारी, मतीराम, देव आदि की रचनाएं पाठ्य मुक्तक में काउंट की जाती हैं। नेक्स्ट है गे मुक्तक, जो गाया जा सकता है। गे मुक्तक को इसे गीति काव्य या परगीति के नाम से भी जाना जाता है। यह अंग्रेजी के लिरिक का समानार्थी है। अंग्रेजी के लिरिक का समानार्थी है परगीत या गीति काव्य या गे मुक्तक। इसमें भाव प्रवणता, आत्म अभिव्यक्ति, सौंदर्यमयी कल्पना और संक्षिप्तता, संगीतात्मकता आदि गुणों के गुण प्रधान होते हैं, तो इसको गाया जा सकता है। ये थे आपके काव्य से संबंधित एक्सप्लेन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।